नमस्कार दोस्तों, मैं बुनाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दोस्तों मॉडल पेपर सेकेंड के 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। आगे तीसरा पार्ट, आज इस पार्ट में हम इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कर देंगे और जैसे ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी एक सीक्वेंस में यानी इसकी पीडीएफ बना के और आपको अवेलेबल करा दूंगा। जिन बच्चों को इस पेपर की पीडीएफ चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। फिर क्या करेंगे आप, जैसे आपने 2 पार्ट पहले कर लिए, तीसरा पार्ट ये कर लिया, ये पार्ट करने यानी तीनों पेपर आपने तीनों पार्ट है या मतलब सेकंड मॉडल पेपर है वो आपने पूरा यहाँ पर हल देख लिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा आप उसको 3.25 घंटे के टाइम में एकदम से टाइम देख के बैठ कर उसको पूरे को हल करेंगे। अगर वो पूरा हल हो जाता है तब जाके मतलब मेरा जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसे मतलब चलते चलते वीडियो देखने से या बेड पर पड़े पड़े वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो और अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है उसको भेदने की कोशिश करो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना लक्ष्य है वो भेद पाओगे। चलो देखो 22% हमारे कंप्लीट हो गए। 23वां% पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कैसे हल करेंगे। आपको प्रश्न में दे रखा है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, उन दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या माना ए भुजा का वर्ग व आर त्रिज्या का वर्ग है, आर त्रिज्या का वर्ग है, यह हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों क्या है, बराबर है। अब वृत्त के परिमाप में आप कंफ्यूज हो जाना क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि वृत्त है उसका परिमाप। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है परिमाप 2πr। ये वृत्त का परिमाप, या एक बार आप शब्दों में लिख लो प्रश्नानुसार क्या है, वृत्त का, क्योंकि प्रश्न क्या देखो हैंडल कैसे करना है। प्रश्न बड़ा है, छोटे वाला 1 नंबर का है तो आप उसमें सीधा ही कर दो, बड़े वाला है तो उसके मतलब उसके वर्ड्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। वृत्त का परिमाप प्रश्नानुसार है, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। यह आपका प्रश्न आपको बोल रहा है कि ये दोनों, ये शर्त इसमें लागू होती है, ठीक है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, यानी वृत्त का परिमाप का मतलब होता है परिधि, बराबर वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा। जब भुजा ए है तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। अब देखो यहां से आर की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी, आर की। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, देखो 4a इधर है और 2π उधर बट्टे में चला जाएगा, आर के गुणा में है तो 2π बट्टे में चला गया, 2 से ये 2 बार कट गया, यानी क्या आया 2a/π। आर का मान कितना आ गया, 2a/π, ठीक है। आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो कैसे करेंगे, चूंकि अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², क्या होता है πr², और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल निकल लिया। अब वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी, बराबर पाई, और r की वैल्यू कितनी है 2a/π। तो देखो 2a/π और r² है ना, तो स्क्वायर इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर बट्टे a²। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, हल कर लो आगे। क्या आया देखो पाई, और ये जो घात 2 है वो 2 की है तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 1 का मतलब a² बट्टे पाई की भी घात 2
बट्टे में क्या है, ए स्क्वायर है। समझ में आ गया इसको कैसे हल किया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, नीचे पाई स्क्वायर है, इधर पाई है तो एक पाई कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या आया, 4/पाई आया। क्या आया, 4/पाई। अभी तक वर्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, 4:पाई। अब इसको हल कर लो, 4 और पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4/पाई था तो 4/पाई का मान 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, बट्टे में था। अब 2 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 11 बार कटा, तो 2 7 14/11, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 14/11। अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात। अब अनुपात में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे लिखते समय, क्या आपको प्रश्न में पहले किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहला जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का। अब यहां आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर है तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्या आया 14, फिर अनुपात, नीचे किसका है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो नीचे वाला है वो वर्ग का क्षेत्रफल है। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, आपको शर्त दे रखी थी उसके अनुसार आपको क्या पूछा है, इन क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जो 14:11 है। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ओके, आगे देखो 24वां प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है कि शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इससे 5 मिमी यानी 5 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न नंबर 24 कैसे हल करेंगे, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर एक कांच का गोला है, उसको तोड़ के और उससे 5 mm त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनानी, तो वो कितनी गोलियां बनेगी। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको किसी वस्तु को तोड़ मरोड़ के दूसरी वस्तु बनाई जाए तो उन दोनों वस्तुओं में जो संबंध होगा वो हमेशा आयतन का संबंध होता है। समझ में, ये बात अपने खोपड़े में बिठा लो कि जब भी आपके किसी वस्तु को तोड़ मरोड़ कर उससे दूसरी वस्तु बनाई जाए तो उन दोनों वस्तुओं में क्या संबंध होता है, उनका आयतन हमेशा बराबर होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या करेंगे, आपको दे रखा है, दिया गया बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या R1 मान लो बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, छोटे गोले की त्रिज्या मान लो नहीं दे रखी है, छोटे गोले की त्रिज्या इसकी आप मान लो R2, कितनी दे रखी है, 5 mm दे रखी है। क्या दे रखी है, 5 mm। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बच्चे क्या करते हैं कि इसका आयतन निकाल लिया, उसके आयतन में इसका भाग दे दिया, आंसर निकाल लिया। गलत है। यहाँ पर देखो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी है, 5 mm। दोनों ही दूरी की इकाइयाँ हैं, तो एक प्रश्न में ध्यान रखो हमेशा एक ही प्रश्न में एक ही राशि की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। अब राशि है यहाँ पर दूरी की, यहाँ पर तो दूरी की जो इकाई दे रखी है वो 5 mm है, इधर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस 5 सेंटीमीटर को आप mm में बदलो या फिर 5 mm को आप सेंटीमीटर में बदलो, जो आपको अच्छा लगे। तो आप क्या कर लो, इसको बदल लो किसमें, mm में। तो 5 को मल्टीपल कर लो 10 से, किससे, 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है भाई, इसको 50 mm कर लेना है। कितना कर लेना है, 50 mm, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 50 mm होते हैं। अब जाके हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो सीधा कर दोगे ये सेंटीमीटर में है ये मिलीमीटर में है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस गोले के यानी बड़े गोले का आयतन निकालना है और छोटे गोले का आयतन निकालना है। बड़े गोले में छोटे गोले के आयतन का भाग देने पर आपको गोलियों की संख्या मिलेगी। समझ में आया कि बात। आपको ज्ञात क्या करना है, देखो पहले करो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होता है, ध्यान दो, 3/4
पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र 3/4 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, मान रख दो, कितना आया 3/4 पाई। आर का मान कितना है 50, तो 50 की घात 3, कितना आया 50 की घात 3। अब देखो इसको आपको हल नहीं करना है, यहीं पड़ा रहने दो। ठीक है, क्यों पड़ा रहने दो इसका आगे कारण बताऊंगा। ये तो बड़े गोले का आयतन आ गया। अब क्या ज्ञात कर लो, छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आयतन बराबर, सूत्र वही था, इसमें देखो R1 लगेंगे आप। ठीक है, तो वही सूत्र 3/4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया 3/4 पाई। R2 का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा। आयतन में हमेशा 3 दूरियां गुणा होती है, इसलिए क्यूब आएगा। ठीक है, ये आपका बड़े आयतन का सूत्र, ये छोटे गोले का सूत्र, और ये बड़े गोले का आयतन और ये छोटे गोले का आयतन। अब देखो ध्यान दो कि जैसे ये गोला है, ये गोला है। अब इस गोले से मैंने तोड़ तोड़ के छोटी छोटी गोलियां बनाई, तो इस गोले का आयतन उन सभी गोलियों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इन सभी गोलियों का आयतन क्या होगा, बराबर। मैंने क्या किया, इसी से तो बनाई है वो गोलियां, तो इसका आयतन उन सभी गोलियों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई ना बात आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने माना बड़े गोले से n छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि जो बड़ा गोला है उनसे n छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा यहाँ समझाता था आपको। यहाँ पर बड़े गोले का आयतन, ठीक है, जैसे उस आयतन को मैंने वी मान लिया, सपोज दैट मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बराबर, और छोटे गोले का आयतन है छोटा वी। अब ये आयतन बराबर कब होगा, जब मैं इनसे n से गुणा कर दूंगा। देखो बड़े गोले का आयतन और फिर n छोटी छोटी गोलियां बनी, क्या बनी, n छोटी छोटी गोलियां बनी, तो एक गोली जो है उसके आयतन को मैं n से मल्टीपल कर दूंगा, तो क्या होगा, बड़े वर्त जो बड़ा गोला है उसका आयतन आएगा। और यहाँ से क्या आता, n की वैल्यू क्या आएगी कि इस v का मैं इस v में भाग दे दूं। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो। अब आपको क्या करना है, गोलियों की संख्या n, तो आपने क्या मान लिया, n गोले बनाए जा सकते, तो अतः n बराबर, यानी आपको गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र क्या होगा, बड़े गोले का जो आयतन है उसमें छोटे गोले के आयतन का भाग लगाना है। तो क्या लिखो, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बट्टे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, गोलियों की संख्या मिलेगी। तो बड़े का कितना आया 3/4 पाई 50 क्यूब बट्टे छोटे गोले का आयतन कितना है 3/4 पाई 5 क्यूब। समझ में आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं की, आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3/4 पाई 50 क्यूब है, तो इसको आप हल करोगे तो फिर आप देखो 50 को 3 बार मल्टीपल करके फिर उसका क्यूब निकालोगे, फिर 3/4 से काटोगे, 22/7 मान के कॉम्प्लिकेट करोगे, फिर यहाँ पर करोगे और फिर इनको यहाँ आके वापस उनको काटना पड़ेगा, तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सीधा देखो 3/4 से 3/4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या है इधर 50 की क्यूब। अब 50 की क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 5 गुणा 5 बराबर कितना होता है 125। ठीक है, और क्यूब कर रहे हैं तो 3 जीरो आगे लगा लो, ये 3 जीरो बट्टे यहाँ नीचे क्या हो जाएगा वापस 5 की क्यूब, तो 5 की क्यूब कितनी होती है 125, यानी कि 125
3 टाइम 0 में 125 का भाग देना है। तो आप सभी जानते हैं कि इस 125 में 125 का भाग एक बार चला जाएगा, आगे 3 0 लग जाएगी। ये आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया ना। इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गोला है उससे 5 mm की 1000 गोलियां बनाई जा सकती है। कितनी? 1000 छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखो। आगे प्रश्न नंबर 25 पढ़ो, क्या कह रहा है। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो। देखो प्रायिकता वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25 4 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रायिकता से रट लो आप। ये 4 नंबर एकदम से आपके आसानी से मिलने वाले नंबर है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा सूत्र नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं आता है। क्या कह रहा है देखो, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, अब कुल परिणाम कितने आएंगे, ध्यान दो कि एक पासे को एक बार फेंकेंगे। जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं हम तो 6 परिणाम आते हैं। कितने आते हैं? 6 परिणाम आते हैं। और एक पासे को और एक बार और फेंकेंगे, 6 परिणाम आएंगे। यानी 6 को 6 से मल्टीपल करेंगे, टोटल परिणाम कितना आएंगे, 36 आएंगे। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर टोटल कितने परिणाम आएंगे, 36 परिणाम आते हैं। गुणा कर लो, जितने परिणाम पहली के उतने दूसरी के। ठीक है, अब देखो ये तो आगे आपके कुल परिणाम। आपको प्रश्न में क्या पूछा है, आपको पूछा है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता। किसकी? कि दोनों पासों को फेंका, उस पर प्रायिकता 7 आई। जैसे मान लो ये पासा है और एक दूसरा पासा ये है, ठीक है। इन दोनों को हमने साथ में फेंका और उन पर ऊपर जो संख्या आएगी, जैसे इस पर 5 आ गया, इस पर 2 आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो संख्या आती है उनका योग 7 आने की प्रायिकता हमें पूछिए, ठीक है। योग कितना आने की? 7 आने की। तो मैंने आपको बता रखा है जिसकी आपको प्रायिकता पूछे उसका अनुकूल परिणाम निकालना है, ठीक है। तो लिखो, पासों पर प्राप्त संख्या का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। अब यहां पर बच्चे क्या करते थे, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। देखो 7 योग कब आएगा? अब देखो आपके पास में 1 से लेकर 6 तक संख्या है, 2 3 4 5 6। अब इनके इतने जोड़े बनाओ कि जिनका योग 7 आता है। तो देखो पहली संख्या अगर पहले पासे पर 1 आ गई तो दूसरे पर 6 आएगी, तब भी तो इनका क्या होगा, योग 7 होगा। समझ में आ रही ना? हम क्या बना रहे हैं, अनुकूल परिणाम बना रहे हैं, ठीक है। यदि दूसरे पासे पर 2 पहले पासे पर 2 आया तो दूसरे पर कितना आएगा, 5 आएगा, तब भी तो योग 7 होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो, पहले पासे पर 3 आया तो दूसरे पर 4 आएगा, तभी तो क्या आएगा, योग 7 आएगा। यानी आपको क्या बना लेना, ऐसे जोड़े बनाने जिनका योग 7 आता है। तो पहले एक संख्या ले लो, फिर उसमें क्या मिलाएंगे, 7 आ जाएगी 6 मिलाने पर। फिर 2 लिया तो 6 में क्या 2 में क्या मिला है, 5 मिलाने पर। फिर 3 लिया, 3 में क्या मिलाऊं मैं, 4 मिलाऊं। 3 के बाद में क्या लेना, मुझे 4 लेना है। पहले पासे पर अगर 4 है तो दूसरे पर 3 आएगा, तभी योग क्या होगा, 7 होगा। समझ में आ रही ना? ये दोनों परिणाम अलग अलग है। ये मत करना कि 3 4 आ गया तो 4 3 नहीं लेंगे, नहीं। ये 3 पहले पासे का है, ये 4 दूसरे पासे का है। यहाँ ये 4 पहले पासे का है और ये 3 दूसरे पासे का है, ठीक है। और पहले पासे पर अगर 5 आया तो दूसरे पर कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, तभी तो 7 आया। पहले पासे पर 6 आया तो दूसरे पर क्या आया, 1 आया। ये इतने क्या बनते हैं, अनुकूल परिणाम बनते हैं बेटा। समझ में आई की बात आपको? दोनों पासों पर 7 योग आने के ये मैंने क्या लिख दिए, यहाँ अनुकूल परिणाम लिख दिए। जितने बनते हैं, बनाने का तरीका मैंने बता दिया। पहले 1 लिखो, अब 1 के साथ क्या लिखो कि योग 7 आ जाए, तो 1 के साथ 6 तो लिखोगे। समझ में आ गई? फिर 1 के 2 लिखो, 2 के साथ में क्या लिखो, 5 लिखो, तभी तो योग 7 आएगा। फिर 3 लिखा, 3 के साथ में क्या लिखेंगे, योग 7 आए, 4। फिर 4 लिखा पहले पासे पर तो दूसरे पासे पर क्या आएगा कि योग 7 आ जाए, तो 4 3। आगे
पहले पासे पर 5 प्राप्त होगा तो दूसरे पासे पर क्या प्राप्त होगा कि योग 7 आ जाए 2 प्राप्त होगा। पहले पासे पर अगर 6 होगा तो दूसरे पासे पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये टोटल परिणाम कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 हो गए। टोटल कितने परिणाम आ गए भाई 6 परिणाम आ गए योग 7 आने के। अब लिख लो योग 7 आने की प्रायिकता PE बराबर सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र अपने खोपड़े में बिठा लो। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 और कुल कितने हैं 36, तो 6/36 का मतलब 1/6, ये आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गया। ये आपका 25वां प्रश्न कंप्लीट हुआ, छोटा सा प्रश्न है। ओके, आगे देखो सेखंड आपका कंप्लीट हो गया। अब है देखखंड। अब देखखंड के जितने भी प्रश्न हैं वो 6 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं 6 नंबर के हैं। इस पार्ट को आपको अच्छी तरह से समझना है भाई, बड़े बड़े प्रश्न है 6 नंबर के हैं, बहुत ही शानदार है। देखो खंड देख का 26वां प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्मकों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको नीचे 3 समीकरण दे रखी है, देखो लिख लो। प्रश्न नंबर 26 कैसे हल करेंगे, दी गई समीकरण। पहली समीकरण है आपको 4x + 3y, 4x + 3y बराबर a। इसमें तो a का मान ज्ञात करना है और समीकरणों का जो युग्म है वो दे रखा है आपको x + 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। और दूसरी दे रखी है आपको 2x - 3y बराबर 12। पहली समीकरण है x + 3y बराबर 6, दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर 12। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो दोनों समीकरण हैं इन दोनों का आलेखीय विधि से हल करना है। किस विधि से, आलेखीय, यानी ग्राफ बना के इनका हल करना है। और ग्राफ बनाने के बाद में आपके पास में हल आएगा। हल का मतलब है यहाँ पर आपको x और y का मान मिलेगा और उस x और y के मान से यहाँ पर आपको a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मुझे जो x मिलेगा मैं वो यहाँ रख दूंगा, y मिलेगा वो यहाँ रख दूंगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जो ये 2 समीकरण है इन दोनों समीकरण का हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, आलेखीय विधि से, ग्राफ बनाने वाली विधि से, यानी ग्राफ बना के आपको इनका हल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो। देखो आपको हमेशा क्या करना है कि जो पहली समीकरण है, ठीक है, नंबर 1 कौन सी है, x + 3y बराबर 6 को हल के लिए आपको क्या बनाना है, इस समीकरण के लिए हमेशा दोनों समीकरणों के लिए क्या बनानी है, 2 छोटी छोटी टेबलें बनानी है, सारणियाँ बनानी है छोटी छोटी, जिसमें x के मान और y का मान रखना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पिछले वाले मॉडल पेपर में करवाया था, बहुत शानदार। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में आपने क्या x का मान 0 रखा, यानी x का मान क्या रखा आपने 0। तो यहाँ से देखो x का मान 0 + 3y बराबर 6। इस समीकरण में x की जगह 0 रख दिया तो y का मान कितना आया आप जानते हैं, y बराबर 6/3, यानी ये तो 0 हो गया, 3 बट्टे में चला जाएगा, कितना आया 2। y का मान कितना आया 2। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 2 आया। ठीक है, फिर क्या रख लो आप, x बराबर y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर कुछ भी रख लो, x और y का मान रखकर आपको तो क्या करने हैं, 2 मान यहाँ पर प्राप्त कर लेने हैं। जब मैंने y का मान 0 रख तो y वाले पार्ट में क्या लिखो 0, y को मैं 0 रखूँगा तो क्या आया x +
3 गुणा y की जगह 0 बराबर 6। अब आपको पता है कि 3 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो x बराबर क्या बचा, x बराबर 6। यानी जब y का मान 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस समीकरण के हमने दो मान ज्ञात कर लिए, x के लिए और y के लिए 2, x के लिए 0 और 6, y के लिए 2 और 0। समझ में आ गया। इसी प्रकार इस समीकरण के भी आपको क्या बनानी, एक ऐसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो क्या लिखूं, 2 नंबर 2x माइनस 3y बराबर 12 के लिए, इसके लिए भी क्या बनाना है, आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, और उस टेबल में आपको x और y का मान रखना है, जैसे x और y, या यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 रख लो, तो क्या रखो, x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान आपने क्या रखा 0, तो यहाँ से y का मान निकालो, x 2 गुणा x की जगह 0 माइनस 3y बराबर 12। आप देख रहे हैं तो ये तो पूरा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस 3y बराबर 12। तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ से y देखो थोड़ा सा % बड़ा, इसलिए मैं छोटा रूप करके आपको सामने पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको वर्ड सही नहीं दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। आगे देखो, तो यहाँ से y बराबर देखो 12 इधर पहले से हैं और ये -3 बट्टे में चला जाएगा, तो क्या आया y बराबर आ जाएगा +12 में -3 का भाग दिया तो माइनस के कितना आएंगे 4। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान आपको क्या मिला -4 मिला। ओके, अब क्या करो, x y बराबर 0 रख दो। इस समीकरण को देख के आप कुछ भी रख दो कि आपको आसानी हो। देखो इतना तो आप अपने दिमाग में कर ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या मानो, अगर 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो मैं x का मान 1 रखूँगा ना, तो ये 2 उधर जाके माइनस का होगा 10 ये आ जाएगा 10 में -3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो इतना लफड़ा क्यों करें, हम सीधा सा कर ले, y का मान 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 और रखने पर कुछ भी रख लो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो समीकरण है हमारी 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 12। ये समीकरण को हल कर रहे हैं हम, इस समीकरण को। तो 2x ये क्या हो गया 0 बराबर कितना आया 12, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, 0 को -3 से करें 0, x बराबर क्या आएगा 12/2, यानी कितना आ गया 6। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 6। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया दो समीकरणें थी, उनके आपने 2 मान निकाल लिए। आलेखीय विधि से सभी प्रश्नों में ऐसा ही करना है आपको। आलेखीय विधि से जब आपको हल ज्ञात करना है तो सभी प्रश्नों में इस प्रकार की 2 टेबल बनानी है। उसके बाद में आप अपने ग्राफ पर आ जाओ। कहाँ, मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ग्राफ कैसे बनाते हैं आप सभी जानते हो, 6ठी क्लास में ग्राफ आ जाता है भाई। यहाँ पर लिखो x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस पूरा लिखना है, तभी आपको नंबर देगा अगले वाला। ध्यान रखो भाई, ये क्या है y डैश एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, यहाँ क्या होता है 0, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे आगे, इधर -1 -2 -3 -4 -5। मैं रफ लिख रहा हूँ, आप अपनी जो ग्राफ कॉपी होगी उसमें, ये नहीं कि एग्जाम में कर लेंगे, अभी तो रफ कॉपी में ही कर लेते हैं, नहीं, ग्राफ कॉपी में सही ढंग से करेंगे आप इसको। इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये संख्या कहाँ तक लेनी है, देखो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये संख्या कहाँ तक लेनी है, जहाँ तक आपके मान दे रखे। देखो मान आपका इस श्रेणी में कहाँ से 0 से लेकर 6 तक है, यहाँ पर कितना है -4 से लेकर 6 तक है, तो इनसे बड़ा मान यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर आप ग्राफ में ये संख्या कहाँ तक लिखोगे, जितने आपको मान यहाँ पर दे रखे, जहाँ तक मान है। इधर -1 -2
-3 -4 -5 -6। देखो ज़्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। अब देखो आपको क्या करना है, इस समीकरण को यहाँ पर ग्राफ में दर्शाना है। कैसे? इस समीकरण की टेबल कौन सी है? ये इसको कैसे दर्शाएंगे? x का मान 0, x का मान 0, ये यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, यहाँ बीच में x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, और y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2, यहाँ पर y का मान क्या है? 2 है, और x का मान 0 कहाँ होगा? इसी लाइन पर होगा। देखो इस लाइन पर x का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है, या यही ध्यान रखो कि y एक्सिस पर x का मान क्या होता है? 0 होता है, और y का मान 2, तो बिंदु कहाँ आया? यहाँ आएगा। समझ में आ गई ना? x का मान 0, y का मान 2, फिर x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 ये रहा, और y का मान 0। x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, तो यहीं पर ये बिंदु होगा। समझ में आ गई क्या? और इन दोनों बिंदुओं को आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। समझ में आ गया क्या? इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दिया। बिल्कुल काम साफ सुथरा करना है, नहीं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएंगे। जब तक इसमें आप थोड़े भी चूक गए, इसका मतलब आपके नंबर गायब हो गए। ध्यान से करना है, ग्राफ को ध्यान से बनाना है, स्केल को सही अच्छी तरीके से रखे बनाना है। ये समीकरण हमने रख ली, और इस पर आप क्या लिख दो? ये से बड़ी बनाओगे ना, तो कहीं पर आप इसकी समीकरण लिख दो। ये इसकी समीकरण क्या? ये जो लाइन है वो किस समीकरण की है? इस समीकरण की। ये टेबल दर्शाए ना, तो x + 3y = 6 रख दो। ठीक है, एक समीकरण हमने इस ग्राफ में दर्शा दी। ठीक है, फिर देखो इस समीकरण को भी ग्राफ में दर्शाना है, तो इस समीकरण में दर्शाओ x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ इस y एक्सिस पर x का मान 0 होगा, और y का मान -4, तो -4 यहाँ। ठीक है, और इस पूरे पर भी x का मान क्या होता है? 0, तो बिंदु आपको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 तो कहाँ होगी? इस x एक्सिस पे होगी, और x की मान कितना? x का मान 6, तो ये x का मान 6 यहीं पर जो पहले बिंदु प्राप्त हुआ था, और इसको आपको क्या कर देना है? स्केल की सहायता से मिला लेना है, ऐसे दोनों बिंदुओं को। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप इस पर क्या लिख देंगे? समीकरण 2x - 3y = 12। समझ में आ गया? दोनों समीकरणों को मैंने किस प्रकार इसके अंदर रख दिया, किस में? ग्राफ में। हमेशा ध्यान रखो, ग्राफ में यहाँ पर पैमाना लिखना है, यहाँ कोण पर क्या लिखना है? पैमाना, कभी नहीं भूलना है। और पैमाना क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। x एक्सिस पर क्या है? एक बड़ा खाना बराबर 1। देखो ये जो 1-1 सेंटीमीटर पर खाने हैं आपकी ग्राफ कॉपी में, इसके बराबर आपने 1 लिया ना, 1 2 3, तो 1 लिया है, 1 इकाई। समझ में आ गया ना? अगर कई बार ऐसा भी करना पड़ जाता है 5 10 15 20 25, तो वहाँ पर आप एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखेंगे? 5। समझ में आ रहा ना? इसी प्रकार क्या लिखो? y एक्सिस पर भी क्या है? एक बड़ा खाना बराबर 1। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया? 1 2 3 4 5, तो 1 लिया है। समझ में आ गई ना? ये जो चीज़ है ये आप कहाँ पर लिखोगे? यहाँ पे माना जो ग्राफ बनाओगे उसके कॉर्नर में लिखना है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो आगे, इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो, अब इन दोनों समीकरणों का जो हल है वो क्या आएगा? जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती है, ये जो दोनों समीकरण है इनका जो उत्तर है, जिनका हल है, वो कौन सा बिंदु होगा जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती है? आप देख रहे हैं कि दोनों जगह यहाँ काट रही है, तो क्या लिखेंगे? दी गई रेखिक युग्मक का प्रतिच्छेद बिंदु। आपको जो रेखिक युग्मक दे रखे, दो रेखाएं, ये रेखाओं के समीकरण, इनके युग्मक है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? यहाँ पर। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? हमेशा निर्देशांक लिखते समय पहला मान किसका लिखते हैं? x का। तो x का मान यहाँ पर क्या है? 6 आप देख रहे हैं। और y का मान क्या है? y का मान, ये बिंदु x एक्सिस पर है, तो y का मान क्या है? 0। यानी इसका उत्तर क्या मिला? 6 0। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है?
6 0। इसका मतलब x का मान क्या है 6 और y का मान क्या है 0, यानी x बराबर 6 तथा y बराबर 0। ये आपका हल है, उत्तर है। समझ में आया ना? ये दो समीकरण जो दे रखी है उनका उत्तर आया x बराबर 6 और y बराबर 0। ये आलेखी विधि से हमने क्या किया है, इन दोनों समीकरणों का हल किया है। x का मान 6 प्राप्त हुआ, y का मान 0 प्राप्त हुआ। अब मान रख के देख लो, चाहे x का मान आप क्या रखो 6 रखो, इसका 0 रखेंगे तो 6 बराबर 6 आ रहा है ना। समझ में आया? और x इसमें रख के देख लो, दूसरा समीकरण इसमें रख दो, x का मान 6 रखूंगा, 6 को 2 से गुणा किया, क्या आया 12, और y का मान 0 रखना है तो इधर 12 आ रहा है, इधर 12 है। संतुष्ट हो रही है? तो आपको हल क्या प्राप्त हुआ 6 और 0। समझ में आया क्या? मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है भाई। अब आपको क्या कह रहा है प्रश्न में, आलेखी विधि से हल तो ज्ञात करना ही है, इसके साथ साथ इस a का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको समीकरण दे रहे कि 4x + 3y बराबर a। तो x और y का मान रख दो, 4 गुणा x का मान कितना प्राप्त हुआ 6 प्लस 3 गुणा y का मान क्या प्राप्त हुआ 0 बराबर a। तो क्या हुआ, 6 को 4 से गुणा किया 24 प्लस 3 को 0 से किया 0 बराबर a, या a बराबर क्या आ गया 24 आंसर। ये प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न करोगे ना तब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे भाई। ये इतना करोगे ना तब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। समझ में आया क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में इस प्रकार का 6 नंबर का प्रश्न आपके आएगा। समझ में आ रही है? तो इसको आपसे ढंग से पढ़ लेना। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है अभी आपके पास में टाइम पड़ा है, फटाफट से अपनी रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, सॉरी जो आपका ग्राफ कॉपी है उसमें इसको मिलाओगे आप। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे पढ़ो प्रश्न नंबर 27। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। देखो ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, सिद्ध करने वाला अच्छा क्वेश्चन है। मैं अथवा वाला भी आपको बताऊंगा, बहुत ही शानदार है। प्रश्न नंबर 27 हल करना है। इसमें आपको क्या करना है, हल में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए भाग दे रखा है, पहले ए भाग सिद्ध कर लेते हैं। ए भाग है आपका साइन थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान देना, जो प्रश्न में कह रहा है वही लिखना है भाई। साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। ए भाग बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान है, कुछ ही नहीं करना है आपको। देखो साइन और कोस में LHS दे रखी है, कोसेक लेके आना है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना, लिखो LHS बराबर, LHS क्या है लिख लो, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। यह आपने LHS ले ली। हल कर लो, कुछ ही नहीं करना है। इसका और इसका लघुत्तम लिया तो क्या आया, लघुत्तम आ गया 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। जब इस प्रकार का लघुत्तम लेते हैं ना तो बेटा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्या करना है कि जब दोनों ए समान है तो दोनों को गुणा में लिख दो, दोनों ए समान है तो दोनों को गुणा में लिख दो, और दोनों सेम है तो एक ही बार लिख लो। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कोस थीटा का इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस कोस थीटा में 1 प्लस कोस थीटा तो कट जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस। समझ में आई क्या बात आपको? 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा में जब मैं साइन थीटा का भाग दूंगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर आएगा। समझ में आई बात? हल कर लो, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर से खोल दो, 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर है ना, आप जानते हैं बच्चों की, यहाँ लिख दो चाहे a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले का स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का l स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, ऐसे याद रखो इसको। तो क्या है, पहला पद का स्क्वायर का मतलब 1
प्लस दूसरा पद कोस है तो कोस का स्क्वायर क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना पहला पद क्या है 1, तो 1 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, और कोस थीटा बट्टे, ये समझ में आ गई कैसे खोला मैंने, बट्टे में आएगा 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा बराबर। अब आप देखो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों प्लस में, तो इनका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पास पास में लिख लो एक बार एक ही स्टेप में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर कितना है 2 कोस थीटा बट्टे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा गुणा में साइन थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, आप सारे जानते हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी 1, तो 1 ये पूरा कितना आ गया 1 आ गया, ये प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। समझ में आया। आगे देखो यहां कर दे रहा हूं मैं, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो कितना आया 2 प्लस, यहां से देखो 1 और 1 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ज्यों का त्यों, जो हर है वो तो ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं है बराबर। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लूंगा तो क्या आया, यहां तो 1 बचा प्लस 2 कोस थीटा में 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, दोनों ब्रैकेट समान है, क्या आया 2 बट्टे साइन थीटा बराबर 2 तो ज्यों का त्यों 1 बट्टे साइन थीटा। जब साइन थीटा ऊपर जाएगा उल्टा होगा तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं, 2 तो ये ज्यों का त्यों और 1 बट्टा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, और ये क्या है आपका RHS। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई समस्या है तो बताओ। कुछ ही नहीं करना है, समीकरण आप जो दे रखे उसका LHS लेकर आप उसको हल करते जाओ, RHS ले आओ। ये आपका ए भाग कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे देखो 27वें प्रश्न का बे भाग, 27वें प्रश्न का बे भाग देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए प्लस, सॉरी बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, इसी के बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, ये सिद्ध करना है। देखो इसका क्या ले लो LHS ले लो, तो LHS बराबर LHS क्या है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। पर्सन को देखो आपको बराबर में क्या लेके आना है, साइन और कोस में लाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस सेक वाला जो पार्ट है इसको हम साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, देखो इसको बदलने के लिए देखो 1 प्लस सेक को मैं कोस में बदल लूँ तो सेक की जगह क्या लिख दिया 1 बट्टा कोस ए बट्टा, और सेक को वापस क्या बदल दिया 1 बट्टा कोस ए। इस पूरे LHS को मैंने किस में बदल लिया, कोस में, क्योंकि साइन में तो बदला नहीं जा सकता, कोस में बदल लिया। अब इसको हल करो, इसके नीचे मैं 1 मानूंगा तो ऊपर क्या आया, लघुत्तम आया कोस ए, 1 का भाग कोस ए में कोस ए बार, कोस ए को 1 से गुणा किया, क्या आया कोस ए प्लस ये प्लस कोस 1 का भाग कोस ए में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, और इस पूरे के बट्टे में क्या है 1 बट्टा कोस ए है, क्या है 1 बट्टा कोस ए। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस ए प्लस 1, और ये बट्टे में क्या है इसके कोस ए गुणा ये 1, और ये कोस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आया कोस ए। कोस ए गुणा 1 है तो इसका मतलब कोस ए कट गया, क्या आया कोस ए प्लस 1।
LHS का मान हम कितना लेके आगे, कोस ए प्लस 1 लेके आगे। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसमें बदलाव करके आप RHS लेके आओ, या फिर RHS को हल करके और क्या लेके आ जाओ, कोस ए प्लस 1 लेके आ जाओ। दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। या तो आप कोस ए को आगे हल करके इसमें बदलाव करके आप साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए लेके आओ, या आप RHS है उसको हल करके 1 प्लस कोस ए प्लस 1 लेके आओ। तो क्या करते हैं, ये तो LHS आ गया। फिर क्या करेंगे, RHS बराबर, RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। हल कर लो। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं मैं, आपको पता है साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लो यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। क्यों होता है आपको पता है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 बराबर 1 होता है ना, तो कोस साइन स्क्वायर ए है उसमें से कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। इसको हल करो। आप देख रहे हैं ऊपर क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर में ए कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और इसका हल क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस ए और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए, यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, ए माइनस कोस ए और ए प्लस कोस ए, और बट्टे में क्या है, ए माइनस कोस ए। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए कट गया, क्या बचा, 1 प्लस कोस ए बचा। यहाँ देखो कोस ए प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख दूँ, कोस ए प्लस 1। LHS का मान कितना है, कोस ए प्लस 1, और RHS का मान भी कितना है, कोस ए प्लस 1। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि LHS बराबर RHS। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। समझ में आ गया क्या? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी को ही मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या कर लो, ये जो कोस ए प्लस 1 आया है, इसको क्या कर लो आप, ऊपर नीचे कोस ए माइनस 1 और कोस ए माइनस 1, यानी ऊपर नीचे इससे गुना कर दिया। अब वापस क्या आएगा, इसको देख लो आप, कोस स्क्वायर ए माइनस, इसको उल्टा करना पड़ेगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप क्या करो, इस प्रकार के प्रश्न में LHS और RHS दोनों को हल कर लो और फिर आप उत्तर निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके 27वें प्रश्न का बे पार्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अथवा वाला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं आपको हर प्रश्न बताऊंगा, ताकि आपको ये जरूरी नहीं है कि इसके अथवा में वो ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो वो भी प्रश्न आ सकते हैं, जो इसके अथवा में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। एग्जाम में आपको एक ही करना है, समझ में आ गई ना? अथवा, और एक बात ध्यान रखना, अथवा वाला प्रश्न है उसमें दोनों मत कर देना। कुछ बच्चे क्या कर लें, होशियारी कर लेते हैं कि यार ये तो आता है, ये भी आता है, लेकिन कन्फ्यूज है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या करते हैं वो दोनों ही कर देते हैं और एग्जाम में उसमें से पूरे नंबर काट लेते हैं। ध्यान रखना, अथवा वाले में हमेशा एक ही करना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये आपका 27वें का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अथवा वाला करते हैं। आप देखो 27 का अथवा, अथवा में क्या कह रहा है, अथवा का ए भाग है। अथवा में भी 2 भाग है। ए भाग क्या है, पढ़ो, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ABC के अंत्य कोण हो तो सिद्ध कीजिए tan B + C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2 होता है। देखो क्या कह रहा है, जैसे ये कोई त्रिभुज है जिसके A B और C क्या है, तीनों कोण है, तो आप लिखो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जानते हम। अब आपको पता है कि A + B + C ये त्रिभुज के तीनों कोण, उनका योग कितना होगा, 180। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि आपको जो सिद्ध करना है उसमें B + C, कौन कौन से हैं, B + C बटा 2 है और एक है A बटा 2।
यहीं से आपको सोचना है कि आपको जो सिद्ध करना है उसमें जो कोण दे रखे, टेन के आगे कोण है b प्लस सी बटा 2 और कोट के आगे a बटा 2 दे रखा है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पर b और c को एक तरफ रख लो और कोस a को उधर ले जाओ। तो इसको मैं क्या लिख दूं, b प्लस सी बराबर 180 और ये a उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। कोण क्या लेके आ गया हमें, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a आ गया। लेकिन मुझे जो सिद्ध करना है उसमें तो कोण क्या दे रखा है, b प्लस सी बटा 2 दे रखा है ना। तो क्या कर दूं, इस समीकरण में इधर भी 2 का भाग दे दूं, इधर भी 2 का भाग दे दूं। तो क्या लिखेंगे, 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर, तो 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस a बटा 2। अब इसको क्या लिख दूं थोड़ा सा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 90 माइनस a में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, a बटा 2। समझ में आ गया ना। देखो 180 में भी 2 का भाग दे दिया माइनस, और a में भी 2 का भाग दे दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब इस समीकरण में क्या लिखना, आप दोनों ओर tan लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का tan लेने पर, यानी इधर भी tan कर दो, इधर भी। ये जो कोण है इसके साथ tan, इसके साथ में भी tan, तो क्या आया, tan b प्लस सी बटा 2, इधर tan ले लिया मैं इसके आगे बराबर, इसके आगे भी tan ले लूँ मैं, tan 90 माइनस a बटा 2। दोनों तरफ इधर भी tan ले रहे हैं, इधर भी tan। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर tan ले लोगे इधर कोट ले लोगे, नहीं, इधर भी tan लिया तो इधर भी tan लेना पड़ेगा। जैसे दो कोण है x और y, तो x और क्या है, y है, तो मैं इधर साइन लेता हूँ साइन x, तो इधर भी साइन y लेना पड़ेगा। समझ में आई ना बात आपको। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि tan b प्लस सी बटा 2 बराबर, ये क्या, tan 90 माइनस a बटा 2। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है ना, क्या होता है, कोट थीटा। यानी tan 90 माइनस और आगे जो कोण है वो किसका आगे साथ लग जाता है, कोट a के। तो इसका मतलब tan 90 माइनस a बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, कोट a बटे 2। क्या आ जाएगा, कोट a बटे 2, 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, a बटे 2, तो कोट a बटे 2। और ही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या है तो। क्लियर हो गया। ये अथवा का ए पार्ट मैंने आपको बता दिया। इसी का बे पार्ट करते हैं। देखो इसी का बे पार्ट क्या है, पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, पढ़ो। इसी का बे पार्ट है आपका, बहुत ही छोटा सा है, कुछ नहीं दे रखा है। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री। उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, ये कोसेक 50 डिग्री दे रखा है भाई, कोसेक 50 डिग्री, ठीक है। इसमें कोस 50 डिग्री देगा ना, ये कोसेक 50 डिग्री, थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ है। अब इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर लो भाई, क्या करेंगे, सेक 50 साइन 40। मैं यहां पर क्या करूं, ध्यान दो, इस साइन को मैं कोस में बदल लूं। किस में बदल लूं, कोस। और कोस और साइन में कुछ गड़बड़ होता है, आपको पता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यहां देखो कोस और क्या है, कोसेक है, कोस और क्या है, कोसेक है। तो क्या कर लेते हैं, इनमें से कोस को क्या कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, साइन। और साइन और कोसेक में कुछ गड़बड़ होती है, समझ में आ गई ना बात आपको। तो क्या लिखेंगे, देखो सेक 50 गुणा, ये गुणा में है। अब इस साइन 40 को मैं क्या लिख दूं, कोस 90 माइनस 40 नहीं लिख सकता क्या मैं, कोस 90 माइनस 40 नहीं लिख सकता क्या मैं। आप जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, जानते हो ना। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। और थीटा का मान 40 है, तो मैंने साइन थीटा को क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस 40 लिख दिया। यानी थीटा का मान क्या है, 40 है, तो यहाँ 40 प्लस
यहाँ देखो कोस 40 है, कोस 40 को मैं किस में लिख दूँ, साइन में लिख दूँ, साइन में। और क्या लिख दूँ, 90 माइनस 40। और ये क्या है, कोसेक 50। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर, ये इसका कारण है, समझ में आ रही है। यानी दोनों और भी दो पद है, एक तो ये पद है और एक ये पद है। इन दोनों पदों में मैंने साइन को कोस में कन्वर्ट कर लिया, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर दिया, इसका कारण बता दिया। या सेक 50 गुणा, ये क्या हो जाएगा, कोस 90 में से 40 घटाएंगे कितना, 50, प्लस ये कितना है, साइन 90 में से 90 माइनस 40 है, तो क्या आया, साइन 90 में से 40 घटाऊंगा 50 गुणा ये क्या है, कोसेक 50। या सेक 50 को मैं क्या लिख दूं, 1 कोस 50 लिख दूं ना, तो सेक की जगह क्या लिखा मैंने, 1 कोस 50 गुणा ये क्या है, कोस 50, प्लस साइन 50 गुणा कोसेक 50 को मैं 1 साइन 50 लिख सकता हूँ। कोस 50 है, कोस 50 कटा, साइन 50 है, साइन 50 कटा, इधर क्या बचा 1, प्लस इधर क्या बचा 1, जोड़ दो कितना 2। इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया क्या। इस प्रकार के प्रश्न में देखो ध्यान रखो कि जब आपको कोणों के रूप में 0, 30, 45, 60 और 90 दे दे तो आप उनकी वैल्यू जानते हो। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब एग्जाम में कोणों का मान 0, 30, 45, 60 या 90 आ जाए तो आप इनके मान याद है आपको। साइन 0 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, तो आपको याद है, तो आप सीधा मान रख देंगे। और यदि आपको सीधा मान नहीं देगा, जैसे 50, 40 ये दे दे, तो आप ध्यान रखो उस प्रश्न में हमेशा पूरक कोण वाले सूत्र लगेंगे। कौन से लगेंगे, पूरक कोण वाले सूत्र लगेंगे। ये बात अपने खोपड़े में बिठा लो, समझ में आ गया ना। और पूरक कोण से ही वो क्या होंगे, सिद्ध होंगे। ये आपका मैंने जो 27वां प्रश्न है उसके दोनों पार्ट है, अथवा वाला और उसके दूसरे वाला, दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी हैं। और अच्छे क्वेश्चन हैं चारों के चारों, आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे भाई। ठीक है, ओके। आगे पढ़ो प्रश्न संख्या 28। क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, 0, 1 और 2, -1 है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक चित्र बनाते हैं पहले, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि एक त्रिभुज है, मान लो कि वो त्रिभुज ए, बी और सी है। इनके भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे, किन के दे रखे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे एक दे रखा है 1, 2, फिर दे रखा है 0, 1 और तीसरी भुजा के मध्य बिंदु दे रखे हैं 2, -1। ठीक है, आपको क्या पूछा है, एक बार थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेते हैं। 1, 2, 0, 1, 2, -1। आपको क्या करना है, इस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए बिंदु है उसका x1 और y1 निर्देशांक है, बी का x2 और y2 है, सी का x3 और y3 हमने मान लिया निर्देशांक है। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो प्रश्न नंबर 28 हल। माना क्या माना त्रिभुज के शीर्ष ए मान लिया हमने x1 और y1, x1 और y1, बी का मान लिया हमने x2 और y2 तथा सी x3 और y3 मान लिया हमने। समझ में आ गया। अब क्या लिखना है आपको, ए बी का, ये एक बार नहीं लिखोगे, ए बी का मध्य बिंदु क्या है 1, 2, बी सी का मध्य बिंदु क्या है 0, 1 और ए सी का मध्य बिंदु क्या है 2, -1। तो चूंकि 1, 2 ए बी का मध्य बिंदु है,
1 2 क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए आपको पता है कि इन दोनों ए और बी के मध्य बिंदु का मैं सूत्र लगाऊंगा। ए और बी के मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसलिए x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर, ये निर्देशांक किसका आता है, मध्य बिंदु के x का आता है, मध्य बिंदु के x, और मध्य बिंदु का x क्या है, 1। समझ में आ रही है ना ये बात आपको, मध्य बिंदु का x तथा y का, मध्य बिंदु के y का निर्देशांक क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, और ये कितना दे रखा है आपको, 2। ये दोनों चीजें समझ में आई, यहां समझ में आ गया तो पूरा प्रश्न आगे जो करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दो। 1 और 2 क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आप सभी जानते हैं, x1 प्लस y1 बटा 2 और x2 प्लस y2 बटा 2 होता है, सारे जानते हैं ना मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मैंने क्या किया है, x1 प्लस x2 बटा 2 ये किसका आता है, मध्य बिंदु के x निर्देशांक आता है, तो x बराबर मैंने 1 दे रखा है तो 1 कर दिया। y का निर्देशांक क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर क्या दे रखा है, 2। यहां से क्या कर लो, आपको पता है x1 प्लस x2 बराबर, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 2। समीकरण नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार समझ में आ गया तो खोपड़े में घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से देखो आप y1 प्लस y2 बराबर, ये 2 उधर गुणा में जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। ये समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया क्या, ए बी भुजा से मैंने 2 समीकरण बनाए हैं, ये समीकरण समझ में आ गए तो मैं आगे 4 समीकरण और बनाऊंगा, और वो बी सी भुजा और ए सी भुजा से बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया, आगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ लेना। आगे क्या है, चूंकि 0 1 BC का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है, कोई शक वाली बात ही नहीं, प्रश्न में दे रखा है। अब इसके लिए निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक, 0 का x निर्देशांक क्या होगा, x2 प्लस x3 बट्टे 2। तो क्या है, इसलिए क्या आएगा, x2 प्लस x3 बट्टा 2। ये x का निर्देशांक है, x का निर्देशांक 0 आपको दे रखा है, तथा इस मध्य बिंदु के लिए ये दोनों क्या है, इसके ये जो रेखाखंड है इसके शीर्ष निर्देशांक है ना, बाकी के बाहर के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के क्या आएगा, देखो y2 प्लस y3 बट्टा 2, यानी y का निर्देशांक कितना दे रखा है, 1। अब देखो मैं फटाफट से समीकरण बना रहा हूं, यहां तक समझ लेना, आगे मैं फटाफट से समीकरण बना रहा हूं, समझते जाना। यहां से क्या आया, x2 प्लस x3 बराबर, जब 0 उधर जाके गुणा होगा तो क्या होगा, 0। ये समीकरण नंबर 3। आगे क्या आएगा, y2 प्लस y3 बराबर, ये 2 उधर जाके गुणा होगा, क्या आएगा, 2। समीकरण नंबर 4। अब मैं AC से बना रहा हूं, मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, यहां तक समझ लेना, इस बात को अच्छी तरह से समझा दिया है। चूंकि कौन सा बिंदु, 2 - 1 AC का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है। तो इस मध्य बिंदु का x निर्देशांक क्या है, 2। वो सूत्र से क्या होगा, x1 प्लस x3 बट्टा 2। x का निर्देशांक कितना है, 2। तथा क्या आएगा, y का निर्देशांक क्या आएगा, मध्य बिंदु का, y1 प्लस y3 बट्टे 2 बराबर कितना दे रखा है, -1। कितना दे रखा है, -1। यहाँ से थोड़ा सा हल कर लो, x1 प्लस x3 बराबर, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 4। ये समीकरण नंबर 5। यहां से देखो फिर y1 प्लस y3 बराबर, ये 2 उधर जाके गुणा होगा, क्या आएगा, -2। ये समीकरण नंबर 6। ये 6 समीकरण बनाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। इसमें जो चीजें दे के उसके अनुसार मैंने 6 समीकरण यहां पर क्या है, प्राप्त किए, और इन 6 समीकरणों से मुझे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 के मान ज्ञात करने हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको?
दिक्कत है तो बताओ। मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब देखो कि इन तीनों समीकरणों से मान कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको 6 नंबर कमाने हैं तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आपको 6 नंबर कमाने हैं तो ये आपको महाभारत खेलनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो अपने आप को मतलब डिमोटिवेट नहीं होने देना है कि हम इसको समझेंगे, चाहे 4 बार मिलाना पड़े चाहे 5 बार मिलाना पड़े। अब देखो समीकरण 1, 3 और 5 किस किस के, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे। x1 x2 की है, x2 x3 की है, और ये आपके x1 और x3 की है। क्या करेंगे, x1 और x2 और x1 और x3 वाली जो समीकरण हैं उनमें से क्या करेंगे, आप एक दूसरे को घटाएंगे। देखो तरीका बता रहा हूं, 3 समीकरणों को हल कैसे करते। आपके पास में समीकरण 3 है और चर कितना है, चर आपके पास में 3 है, समीकरण भी 3 है, चर भी 3 है। तो क्या करेंगे, आप क्या करो, एक में से 2 को घटाने पर, एक में से 2 को घटाने पर अब क्या करेंगे, एक में से 2 घटाओ, एक क्या है हमारी ये, तो देखो एक में से 2 घटाऊंगा मैं, तो देखो x1 में से एक में से 5, एक में से कौन सी घटानी है, 5। देखो क्या करना है, आपके पास में 3 समीकरण है, बीच वाली छोड़ दो, इन दोनों में संबंध कर लो। इन दोनों में जब संबंध करोगे तो y1 दोनों में कट जाएगा और x2 और x3 में आ जाएगी समीकरण। किस में आ जाएगी, x2 और x3 में। और आपके पास में x2 और x3 में एक समीकरण है, तो इन दोनों से वापस x2 और x3 का मान याद कर लेंगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान दो कि एक में से 5 को घटाया, जब एक में से 5 को घटाऊंगा तो x1 में से x1 घटाऊंगा तो कट जाएगा, और बचेगा क्या, x2 में से x3 बचेगा, बराबर इधर क्या है, 2 में से 4 घटाऊंगा, कितना बचेगा, -2। ये समीकरण नंबर आपकी 7 आई है भाई, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको। x2 माइनस x3 बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, ये समीकरण नंबर 7। अब देखो x2 और x2 और x3 में एक पहले समीकरण है, समीकरण 3 और 7 को जोड़ने पर 3 + 7 से, ये सीधा लिख दो जाए। अब 3 और 7 जोड़ो तो x2 और x2 जोड़ूंगा तो 2x2 आ जाएगा, और x3 में से -x3 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, 0। देखो मैं लिख भी लेता हूं, ये एक पार्ट आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, y वाला मैं आप स्पीड से करूंगा, ठीक है ना, पर्सन थोड़ा सा बड़ा ध्यान देंगे। x2 + x3, इसका LHS ये भाग है, प्लस इसका क्या है, x2 - x3 बराबर, इसके बराबर क्या है, 0, प्लस इसके बराबर क्या है, -2। दोनों को जोड़ा है, x2 और x2 कितने हो गए, 2x2 हो गए, x3 माइनस प्लस का x3 माइनस का कट गया, क्या बचा, 0 बराबर -2, यानी x2 बराबर -2 उधर पहले से है, ये 2 बट्टा में जाएगा, तो x2 बराबर क्या आया, -1 आ गया, यानी -2 में जब 2 का भाग दिया तो -1। x2 का मान कितना आया भाई, -1 आ गया। जब x2 का मान 1 आ गया तो यहां से x3 का मान ज्ञात कर लो। अतः अब इतना करने के बाद आप सीधा भी कर सकते हैं, x3 बराबर यहाँ पर -1 रखूंगा तो क्या आया, x3 बराबर 1 रखूंगा, समीकरण 1 से समीकरण लिख दो यहाँ पर, समीकरण 3 से क्या लिखोगे, x2 + x3 बराबर क्या है, 0 है, तो x2 का मान -1 आ गया, x2 का मान कितना आ गया, तो x3 बराबर क्या है, इसका मान मैं -1 रख के उत्तर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का, x3 का मान क्या आ गया, 1 आ गया, x3 का मान 1 आ गया, x3 का मान 1 आ गया, तो x1 का मान 3 आएगा कि नहीं आएगा, यहां से तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कैसा आया पता चल गया ना, मैंने आपको समझा दिया है। यहां पर मैं 1 रखूंगा तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी x1, x2 और x3 का मान हमने ज्ञात कर लिया है। कैसे ज्ञात कर दिया, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। आपके पास में जो 3 समीकरण बनेगी उसमें ध्यान रखो कि पहली समीकरण में से 5वीं समीकरण, तीसरी, इधर देखो x में तीसरी समीकरण है, 1 2 3 समीकरण है, पहली में से तीसरी घटा लो, समीकरण नंबर 5, आपको संबंध मिलेगा ये x2 और x3 में।
बीच वाली समीकरण और जो नई समीकरण प्राप्त हुई उसको जोड़ो, आपको किसका मान मिलेगा, आपको उससे चाहे तो x2 का मान निकालो चाहे x3 का निकालो, आपको किसका मान मिला x2 का, x2 का मान मिल गया तो x3 का निकालो, और x3 का निकल गया तो x1 का निकाल लो। समझ में आया क्या? ऐसा ही आपको किस में करना है, y वाले पार्ट में करना है। ये इतना आप स्क्रीनशॉट लो और इसको फटाफट से उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि हम y वाले पार्ट को कैसे हल करेंगे। इसको मैं फिर से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। y वाला पार्ट है, फिर से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। आपने, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था या आपने इसको की प्रैक्टिस कर ली होगी, अपनी नोटबुक में इसको लिख लिया होगा। ठीक है, चलो अब y की जो तीनों समीकरण है उनसे हम y का मान ज्ञात करते हैं भाई। यहाँ से देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं। हमारे पास में x2 कितना आया, x2 आया था, x2 बराबर -1 आया था, और x3 बराबर कितना आ गया था, x3 बराबर 1 आ गया था, और x1 बराबर कितना आ गया था, 3 आ गया था। ठीक है ना, ये मान आ गए थे। यहाँ देखो y1 प्लस y2 बराबर 4, ये समीकरण 2 है। y2 प्लस y3 बराबर 2, ये समीकरण नंबर 4 है, और y1 प्लस y3 बराबर -2, ये समीकरण नंबर 6 है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 3 समीकरण है, 3 मेरे पास में अचर है। कैसे करूँगा, देखो पहले समीकरण में से 3 से घटा लो, तो क्या लिखूँ, 2 - 6 से, 2 - 6 से y1 प्लस y2 में से घटाना है y1 माइनस y3 बराबर 4 में से 2 घटाऊंगा तो 4 माइनस 2, तो क्या आया देखो, y1 प्लस का y1 माइनस का, तो y1 कट गया, y2 माइनस y3 बराबर 4, और ये माइनस क्या हो गया, +6 आ गया। ये समीकरण कितनी आ गई, 8 आ गई। 7 तो पहले आ गई, तो ये 8वीं समीकरण है। समझ में आ गया क्या? अब आपको क्या करना है, बीच वाले समीकरण में जोड़ देना है। तो 4 + 8 से 4 + 8, बीच वाली समीकरण कौन सी, y2 और y3 वाली, क्योंकि y2 और y3 वाली समीकरण आ गई नहीं तो इनमें जोड़ेंगे। तो y2 + y3 मैं क्या जोड़ूं, y2 माइनस y3 ये जोड़ूं बराबर, इसमें क्या 2 और इधर क्या है 6। समझ में आया क्या? या y3 प्लस का y3 माइनस का कट गया, क्या आया, y2 और y2 कितने हो गए, 2y2 बराबर 2 और 6 8, y2 बराबर 8/2, यानी y2 बराबर कितना आ गया, 4। y2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कोई समस्या है तो बताओ। y2 का मान 4 आ गया, तो आप यहाँ से y1 का मान निकाल लो। तो क्या करेंगे, 2 से क्या होगा, y1 प्लस y2 का मान कितना आ गया, 4 बराबर कितना है 4, तो y1 बराबर 4, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, y1 बराबर क्या आ गया 0। जब y1 का मान 0 आ गया तो y3 का मान ज्ञात कर लो। यहाँ से y1 प्लस y3, 6 से क्या आएगा, y1 प्लस y3 बराबर -2, y1 का मान क्या है 0 प्लस y3 बराबर -2, यानी y3 बराबर क्या आ गया -2। अतः आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखो x1 बराबर -1 और y1 बराबर कितना आया, y1 बराबर आया अभी हमारे पास में 0। x2 बराबर हमें मिला कितना, -1, सॉरी वो x1 बराबर देखो 3 मिला था भाई, 3। x2 बराबर कितना मिला, -1, और y2 बराबर कितना मिला, y2 बराबर मिला 4। x3 बराबर 1 और y3 बराबर कितना मिला, -2। अतः त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से आए, x1 y1 माना था, x1 y1 a, x1 और y1 कितना आया, x1 का मान 3, y1 का मान 0, x2 और y2, x2 का मान -1 और y2 का मान 4, x3 का मान 1 और y3 का मान -2। ये त्रिभुज की क्या है, शीर्ष है। इतना बड़ा प्रश्न है, आपको 6 नंबर कमाने के लिए इतनी महाभारत खेलनी पड़ेगी भाई।
समझ में आया क्या? ये आपका 28वां प्रश्न है, इसके अथवा में भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये अपने खोपड़े में निकाल देना कि अथवा में आएगा, ये छोड़ो यार इसके तो अथवा में आ जाएगा, ये छोड़ो यार इसके तो अथवा में आ जाएगा। तो ये अथवा वाला कीड़ा अपने दिमाग में से निकाल लो, पहले आप अपनी तैयारी रखो, ये तो बाद की बात है जब हम एग्जाम में जाएंगे। ये आपका 28वां प्रश्न है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 6 नंबर कमाने के लिए आपको ये इतना पूरा काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको रिप्ले कर दूंगा। बड़ा प्रश्न है तो इसीलिए इसमें टाइम लगा है, अच्छी तरह से मिलाएंगे। और 6 नंबर, कितने नंबर का है ये? 6 नंबर का है। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।